नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube एजुकेशनल चैनल सफल स्टडीज पर। तो आज की इस वीडियो में हम अध्याय 1 संसाधन का पार्ट 2 जो हमने कंप्लीट कर दिया था उससे हम आगे बढ़ने वाले हैं। यानी आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, जो आपके कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के विषय भूगोल का एक अध्याय है संसाधन, जिसके बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे और आप इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते ज़रूर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमने पार्ट 1 में संसाधन के बारे में बताया है, संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट किया है और हमने ये भी बताया है कि इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के कौन कौन से सम्मेलन हुए थे उनके बारे में आज स्पष्ट करने वाले हैं। यानी कि आज के इस वीडियो में हम सतत विकास की अवधारणा और संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन हुए उन्हें स्पष्ट करने वाले हैं और संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है उसे स्पष्ट करने वाले हैं। हमने पार्ट 1 में संसाधन और संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कर दिया था और पार्ट 2 में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन, भारत में संसाधन नियोजन के सोपान, संसाधन संरक्षण को स्पष्ट कर दिया था। तो आपने जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है, पार्ट 2 जल्दी से जाकर देख लीजिए, क्योंकि बिना पार्ट 2 देखे आपको ये समझ में आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ये आपके ब्रेन पर काम करता है। लेकिन यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेते हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरह से समझ आने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सतत विकास की अवधारणा और संसाधन संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के सम्मेलन को करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको एक बार प्रीव्यू दिखा देते हैं कि हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ाया है और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से जाकर के ज़रूर पढ़ ले। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको दिख रहा होगा। संसाधन का वर्गीकरण हमने किया है और उसके बाद आगे कुछ इस तरह से हैं संसाधन के वर्गीकरण तो आप देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकास के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण हुआ, तो उसके बाद संसाधन का वर्गीकरण समाप्त हो गया। उसके बाद अभ्यर्जक आर्थिक क्षेत्र आए और 1-2 नोट आए जिन्होंने हमने पार्ट 2 वीडियो में समझाया है। ये पार्ट 2 का है। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 2 का है। अब उसके बाद देखिए संसाधन नियोजन, जो हमने पार्ट 2 में समझाया है। जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 लगातार कर वीडियो देख रहे हैं और अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपने सॉल्व प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में पूछते जा रहे हैं और मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते जा रहा हूं, तो उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हाँ, मेरे पुराने जो सहपाठी हैं जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, अगर वो किसी भी तरह के प्रॉब्लम में आ रहे हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं प्रत्येक का उत्तर देता जाऊंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम संसाधन संरक्षण से आगे बढ़ते हैं, सतत विकास की ओर एक रुख करते हैं। तो सतत विकास के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं? विकास की वैसी प्रक्रिया जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए, सतत विकास कहलाता है। संसाधन के विकास में सतत विकास की अवधारणा भी आवश्यक है। संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है की अवधारणा के कारण मानवों ने इनका अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। तो ये संसाधन संरक्षण ये सतत विकास के बारे में बताया गया है। इनकी सतत विकास का मतलब हुआ विकास हो रहा है, लेकिन विकास इस तरह से हो रहा है कि आज की संसाधन की बर्बादी भी ना हो और हमारी भावी पीढ़ी को इसका लाभ भी मिल सके और हम भी अपना काम निकालते चलें। ठीक है, तो यह है सतत विकास की अवधारणा। अब सतत विकास हमारे लिए ज़रूरी है क्यों? तो सर भैया, जो सतत विकास है वो जो है वो इस बात पर इस तरह से चलता है कि हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लें और जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसकी ज़रूरतों को पर ज़्यादा इफ़ेक्ट भी ना पड़े। और ये जो संसाधन है मनुष्य की जीविका का आधार है। संसाधन जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसाधन के बिना हम आज के जीवन यापन को नहीं कर सकते हैं, भले ही वो भोजन से हो लेकर हो या फिर खनिज संसाधन तक।
तो जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सतत विकास आवश्यक है। ये पंक्ति अगर लिखी गई है तो इसका बहुत ज़्यादा मायने है। सतत विकास का मतलब तो हमने समझाया कि विकास की वैसी प्रक्रिया जिसमें हम अपनी आवश्यकता पूरी करें और इससे भावी समाज की आवश्यकताओं पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, वे भी अपना आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। यानी कि भैया जैसे नहीं होता है कि हम मिट्टी में कि अपने खेतों में फसल उपजा रहे हैं और इस तरह से उपजा रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरता पर इफ़ेक्ट ना पड़े और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इस मिट्टी से अपनी फसल उपजा सके। तो यही सतत विकास की अवधारणा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं और इसके बारे में ज्योग्राफी में आप विस्तार से जानेंगे। साइंस में आपने क्लास 8 में पढ़ा ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या है, आगे है कि कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और जिन्होंने पार्ट 2 देखा है उन्हें तो पहले ही पता है कि आज के इस वीडियो में हम संसाधन सतत विकास को स्पष्ट करते हुए कुछ नोट्स करने वाले हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वे कौन कौन से हैं, तो किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, तो इसका उत्तर होगा महात्मा गांधी। दोस्तों ये परीक्षा में बार बार पूछा जा रहा है, आप इसे रट लें कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। ये कहा था महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। दूसरा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मेधा पाटेकर। याद रखिएगा दोस्तों कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता थे मेधा पाटेकर। चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, यानी चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा और नर्मदा बचाओ अभियान के नेतृत्वकर्ता मेधा पाटेकर थे। याद रखिएगा, परीक्षा में बार बार ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी आपको जानना चाहिए कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। किसने और कब इंटरनेशनल लेवल पर संसाधन के बचाव के लिए वकालत की थी? तो क्लब ऑफ रोम ने 1968 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर संसाधन के संरक्षण हेतु यानी कि संसाधनों के बचाव हेतु वकालत की थी। उसके बाद है कि संसाधन संरक्षण हेतु गांधी जी के विचार किस पुस्तक में प्रकाशित हुए? तो संसाधन संरक्षण हेतु गांधी जी के विचार सुषमेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में प्रकाशित हुए। सर्वप्रथम किस आयोग द्वारा संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया? तो ब्रंटलैंड आयोग द्वारा 1987 ईस्वी में संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। 1987 ईस्वी में ही मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, आप याद रखिएगा 1987 ईस्वी में ही मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था। हालांकि इसके बारे में मैं विस्तार से आगे चर्चा करूंगा कि ये मॉन्ट्रियल समझौता क्या था, इसका क्या उद्देश्य था। ठीक है, मॉन्ट्रियल समझौता। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से संसाधन संरक्षण हेतु कौन कौन से सम्मेलन हुए। जिन्होंने पार्ट 2 देखा है उन्हें तो अच्छी तरह से पता होगा कि आज हम ये ज़रूर खास कर बात करने वाले हैं कि संसाधन संरक्षण हेतु कौन कौन से सम्मेलन हुए। तो दोस्तों संसाधन संरक्षण हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित सम्मेलन हुए और वे हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, यहाँ पर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन और उसके बाद है विश्व शिखर सम्मेलन, पांचवा यहाँ पर विश्व शिखर सम्मेलन। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है उसे पृथ्वी सम्मेलन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन सबसे पहले 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में हुआ था। इसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुआ। मतलब कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को हुआ। कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो कहाँ है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में है। याद रखिएगा दोस्तों। इसमें विकसित और विकासशील देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कौन कौन से निर्णय लिए गए? तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को कैसे बचाया जाए, वन संरक्षण कैसे किया जाए, जैव विविधता को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, कार्यक्रम 21 पर समझौता हुआ, हस्ताक्षर इसी पर हुए थे, रियो घोषणा पत्र पर समझौता हुआ था। तो ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था। अब हम बात करेंगे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की। तो दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन
का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था 3 से 14 जून 1992 और यहाँ 27 से 27 जून 1997 को एग्जैक्ट 5 साल बाद हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 5 साल बाद को न्यूयॉर्क में हुआ था। यह सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए आयोजित हुआ था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हमने जो निर्णय लिया वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए आयोजित हुआ था। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। दोस्तों, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में। यह भी दोस्तों द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद ही हुआ था। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये तृतीय पृथ्वी सम्मेलन है। 2000 प्रतिनिधियों के भाग लेने के कारण कोई भी जो निर्णय थे वे सही ढंग से नहीं लिए जा सके, तो यह हानि हुई थी तृतीय पृथ्वी सम्मेलन में। अब हम बात करेंगे जापान के क्योटो सम्मेलन की, जो उस समय हुआ था जब हमारा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हो चुका था। तो क्योटो सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में हुआ था और हम जानते हैं कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को हुआ। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के आयोजन होने के बाद क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ जापान की राजधानी क्योटो में। ठीक है, इस सम्मेलन में विश्व के 159 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना था। इसमें 6 गैसों CO2, मीथेन यानी CH4, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में यूरोपीय संघ ने 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7% और जापान ने, दिख रहा होगा हाँ, और जापान ने 6% कटौती की। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी कहा जाता है। इसे विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या खास है। इसमें खास ये है, इसी में याद रखना है कि क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ था जापान की राजधानी क्योटो में। कब हुआ था? दिसंबर 1997 में हुआ था। इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो इसमें 159 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें किन 6 गैसों को जिम्मेवार माना गया ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो CO2, मीथेन यानी CH4, N2O, HFC, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड को माना था जिम्मेवार। और किस किस देशों ने कितना कितना प्रतिशत कटौती की ग्लोबल यानी कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में किसने कितना प्रतिशत कटौती की? तो यहाँ पर लिखा है कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में यूरोपीय संघ ने 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7% और जापान ने 6% कटौती की। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने आपसे वीडियो के यानी कि जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो रहे थे तब हमने आपसे कहा था कि हम आज जो है मॉन्ट्रियल समझौता के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो 1987 में आयोजित हुआ था। दोस्तों, मॉन्ट्रियल समझौता का भी उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना था, जो कि क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य है। तो आप मॉन्ट्रियल समझौता को क्योटो सम्मेलन से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मॉन्ट्रियल समझौता के संपूर्ण उद्देश्य क्योटो सम्मेलन के संपूर्ण उद्देश्य से मेल खाते हैं। इसलिए तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इसे मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार माना जाता है। तो उम्मीद है कि आप मॉन्ट्रियल समझौता के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपको मॉन्ट्रियल समझौता के बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए और इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं मॉन्ट्रियल समझौता 1987 के विस्तार को ज़रूर स्पष्ट रूप से बताऊँगा। दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। तो ये हो गया हमारा क्योटो सम्मेलन। अब हम बात करेंगे विश्व शिखर सम्मेलन की। दोस्तों, विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 1972 में हुआ था। कहाँ? स्टॉकहोम में हुआ था। अब स्टॉकहोम कहाँ है? तो ये स्टॉकहोम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों को पता है बताइए, और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा कि स्टॉकहोम जो है वो कहाँ पर है, किस देश में अवस्थित है। तो यहीं पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और आज जो हम
हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वो इसी सम्मेलन का परिणाम है। इसी विश्व शिखर सम्मेलन में क्या हुआ कि पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और कार्यक्रम 21 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, रियो डी जेनेरो किस देश में अवस्थित है? ब्राज़ील में है। हमने तो आपको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को पढ़ाते वक्त ही बता दिया था। तो उसके बाद है डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, इसे रट लेना, घोट के पी लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बार बार डालता है, आपके भी एग्ज़ाम में डाल सकता है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है? तो मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। चूँकि ये वीवीआई है, मैं फिर से दोहराता हूँ कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है? मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन की प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसे जरा समझिए, यानी कि आज का जो मानव है वो क्या कर रहा है? अधिक से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहा है, उपयोग से ज़्यादा बर्बादी कर रहा है। आप एक गिलास पानी लेते होंगे तो 2 गिलास पानी, यानी आधा गिलास पानी पीते होंगे तो भर गिलास पानी फेंकते होंगे। तो ये क्या है? बर्बादी है। तो इसी तकनीक और मानव की जो बर्बादी द्वारा जो की जा रही है, इसे ही डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा गया है। समझे ना? आप सब डाकू हैं जो 1 गिलास पानी लेके आधा गिलास पानी पीते हैं। तो डाकू मत बनो, इंसान बनो और 1 गिलास पानी लो तो 1 गिलास पियो, वरना आधा गिलास ही लो, क्योंकि आधा गिलास ही तुम पिएगा। तुम्हें तो पता होगा कि हम कितना पिएंगे। तो आगे है क्या? आगे है कि कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र को एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमने लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में आयोजित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में, याद रखना कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्र द्वारा जो 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र पर जो समझौता हुआ था, जो सिग्नेचर हुआ था, वही है कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21। ठीक है। अब एजेंडा 21 में क्या हुआ था? एजेंडा 21 में सतत विकास पर बल दिया गया, और इस पर सतत विकास को पाना हमारे लिए तभी भी इतना आसान नहीं है। इतनी जागरूकता है, फिर भी उस समय तो जागरूकता भी नहीं थी। तो आदमी को जागरूक करने और फिर इस पर सफलता पाने हेतु क्या हुआ? बहुत सारे धन खर्च हुए। तो इसके लिए विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई थी। अब हम बात करेंगे संसाधन निर्माण में तकनीकी का भूमिका है, स्पष्ट करें। तो दोस्तों, तकनीक के द्वारा संसाधन की उत्पादकता और उपयोगिता दोनों बढ़ाई जा सकती है, तथा इसके माध्यम से संसाधन की अवस्था को अन्य रूपों में परिवर्तित करके इसके मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में उच्च तकनीक के अभाव में संसाधन की प्रचुरता के बावजूद इसका उपयोग संभव नहीं है। कि भैया, अगर हमारे पास तकनीक से रिलेट करो दिमाग को, दिमाग है तभी तो तकनीक है। यानी कि अगर हमारे पास दिमाग नहीं है और वहाँ 2 किलो सोना पड़ा है, सोना का कोई यूज है? अगर माने दिमाग न है तो कैसे यूज न है? तो दोस्तों, 5 किलो सोना है, जाकर 5 रुपये में बेच दिए, तो क्या यूज हुआ उस सोना का? समझ गए होंगे आप, सभी समझदार हैं। ये एग्जाम्पल मैंने पिछले पार्ट 2 में भी लिया था, वहाँ पर कुछ और इसका यूज था। तो जिन लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 2 और पार्ट 1 देख लीजिए। आपको संसाधन जो है आपके कक्षा 10 के अध्याय के भूगोल का जो अध्याय 1 संसाधन है वो आपको समझ आ जाएगा। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकाई 1 इसी का, अध्याय 1 का ही, इकाई 1 का ही प्राकृतिक संसाधन के बारे में। प्राकृतिक संसाधन में हम भूमि के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन हम आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये जो पूरा अध्याय है वो क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, ये सभी कल बताने वाले हैं। और आपको इसके लिए मस्त नोट अवेलेबल कराने वाले हैं, जो कि भैया आपको 95% मार्क्स दिला सकते हैं। इससे भी ज़्यादा आप मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है दोस्तों।
दोस्तों। तो यहाँ पर जो जलोढ़ मृदा है उसे याद करने का ट्रिक कि वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो सभी मृदा को याद करने का हम एक शानदार ट्रिक बताया है, जो हम जो है इकाई 1 का प्राकृतिक संसाधन इस आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप आगे बढ़ सके, ताकि आपकी जो कक्षा 10 में जो आप हैं उसका प्रिपरेशन आसानी से हो सके। और यदि आपके कोई दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सफल स्टडीज परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप उसके साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी अच्छी तरह से देखे, समझे, सीखे और आगे बढ़े। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।